नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, वो खबर ये है कि ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट वाला हमारा समझौता हुआ था, जिसमें 120 मिलियन डॉलर 120 मिलियन कितने जीरो होते हैं वो लगाकर आप खुद ही देख लीजिएगा। इतना पैसा दिया जा चुका है, उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भारत सरकार 120 मिलियन ईरान को दे चुकी है चाबहार पोर्ट बनाने के लिए, और यह पोर्ट अगर बन जाता तो भारत और ईरान के बीच में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए हमारा रास्ता खुल जाता, ट्रेड का रास्ता खुल जाता, जो भारत के लिए बेहद जरूरी भी है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में झुकते हुए ईरान से वो जो चाबहार की परियोजना है उससे खुद को बाहर कर लिया है। 26 अप्रैल तक का शायद है टाइम, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि उस चाबहार डील को अमेरिका के डर से, अमेरिका के दबाव से मोदी जी ने छोड़ दिया है। यानी 120 मिलियन जो हमारे डॉलर थे वो गए गड्ढे में, यानी मिडिल ईस्ट से सीधे जुड़ने का जो हमारा रिश्ता था एक, वो गया खटाई में। यानी भारत के भविष्य पर खटाई 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 लगातार डालते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है। डंका ऐसा बज रहा है कि राफेल के मामले में भी ज्यादा पैसा देकर झुक गए, उसकी कहानी फिर कभी सुना दूंगा। और झुक किसके सामने रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो जरा सी इज्जत देने को तैयार नहीं, जो टैरिफ पहले ही लगा चुका है, अब 500% टैरिफ की बात कर रहा है। ईरान के साथ जो रिश्ता रखेगा उस पर 25% और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भारत के ऊपर वो टैरिफ लगेगा ही। अभी खबर ये आ रही है कि भारत सबसे बड़ा सप्लायर है बासमती चावल का ईरान को, और अब बासमती चावल की सप्लाई रोक दी गई है। तो बासमती के जो किसान होंगे अब उनको नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा अपने चावल के लिए। ईरान वो चावल नहीं भेज पाएंगे, और जो बरसों पुराना हमारा रिश्ता है वो रिश्ता तो खराब किया ही जा रहा है। ट्रंप का पागलपन किस लेवल का है ये समझने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो थोड़ा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखता है वो समझ जाएगा कि ट्रंप की मानसिक स्थिति कैसी है, किस लेवल का पागल है वो। ईरान के ऊपर हमले की प्लानिंग थी। कहा यह जा रहा है कि कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, इन सब लोगों ने दबाव बनाया, तो फिलहाल ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा। ईरान का गला और कसने की कोशिश होगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दिन दहाड़े उठा लिया गया, गुंडे की तरह उसका अपहरण करा लिया गया। और आप देखिए वहां की जो विपक्ष की नेता थी, मचादो थी, क्या है नेता काहे की हैं, लेकिन हाँ अमेरिकन और इजरायली एजेंट जरूर हैं। उनको कहा गया कि वो इस लायक नहीं है कि गद्दी पर उनको बिठाया जा सके वेनेजुएला की। अब मचादो बेचारी परेशान। ट्रंप ने इशारा किया कि नोबेल हमको दे दो, तब सोचा जा सकता है। तो मचादो पहुंच गई अमेरिका, अपना जो नोबेल पुरस्कार था उसको फ्रेम कराया, और फ्रेम करा के ट्रंप के नाम कर दिया अपना नोबेल पुरस्कार। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को नौकरी मिली, किसी को इनाम मिला, आपने उसके माथे पर बंदूक लगाई और उसने आपके चरणों में रखकर कह दिया, लीजिए हुजूर, आपका ही है ये मेडल, हम तो किसी काम के नहीं हैं। ऐसी नेता जिसके अंदर इतना भी आत्मसम्मान नहीं है कि नोबेल जैसा सम्मान उसने उठाकर ट्रंप के पैरों पर रख दिया। आप सोचिए अगर वो वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनती है तो वो कौन होगी? वो ट्रंप की गुलाम होगी, वो इजराइल की गुलाम होगी। अभी ही वेनेजुएला का तेल अमेरिका ने कब्जा किया, उसको बेचा, 500 मिलियन डॉलर कमाए, और वो पैसे कतर में रखे, क्योंकि अगर अमेरिका में रखते तो कोर्ट केस हो सकता था। वेनेजुएला कोर्ट केस करके उस पैसे को वसूल सकता था, तो वो पैसे कतर में पार्क किए गए हैं। आगे भी लगातार लूट जारी रहेगी, और इसी लूट के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उठाया गया है। हमारे यहां कुछ लोग बड़ा ज्ञान दे रहे थे, मदुरो तानाशाह है। भैया मदुरो तानाशाह था, और ये बड़े अच्छे हैं कि एक दूसरे देश का तेल लूट कर बेच कर एक तीसरे देश में पैसा पार्क कर रहे हैं ताकि कोर्ट केस ना हो सके। नोबेल समिति जो है, हालांकि शर्मनाक तो तभी था जब नोबेल समिति ने मचादो जैसी महिला को नोबेल पुरस्कार दिया था, जो इजराइल और अमेरिका से अपील कर रही थी कि हमारे देश पर आक्रमण करो। गद्दारी और नहीं तो क्या होती है, देशद्रोहिता और नहीं तो क्या होती है कि आप इजराइल और अमेरिका से यह अपील कर रही हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर हमला करो।
सिर्फ इसलिए कि आपको गद्दी चाहिए। और गद्दी किस लिए चाहिए? ताकि वेनेजुएला का सारा माल आप अमेरिका और इजराइल को दे दें और बदले में आपको कमीशन मिले, स्विस बैंक में आपका अकाउंट मोटा होता जाए। खैर, जब नोबेल प्राइज मिला था इस महिला को, तभी मैंने कहा था कि यह बेहद घटिया फैसला है। इतना घटिया फैसला है कि शांति का पुरस्कार उसको दिया जा रहा है, अमन का पुरस्कार उसको दिया जा रहा है जो जंग के लिए तैयारी कर रही है, जो दूसरे मुल्कों से अपील कर रही है कि हमारे मुल्क के खिलाफ जंग करो। कहा जाता है किसी नालायक को कभी कोई इनाम मत दो वरना उसको वो कीचड़ में फेंक देगा। लेकिन नोबेल प्राइज जो कमेटी है उसने पता नहीं किसके प्रेशर में मदरो के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, इंटरनेशनल माहौल बनाने के लिए एक नालायक को नोबेल प्राइज दिया, जिसने अपना नोबेल प्राइज ट्रंप के पैरों में फेंक दिया, ट्रंप के पैरों में दान कर दिया, ट्रंप के पैरों में डाल दिया। और इस तरह से अब तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उन सब लोगों को अपमानित कर दिया। नोबेल पीस प्राइज अगली बार किसी को मिलेगा तो शर्मनाक तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि यह नोबेल प्राइज है। और खैर, नोबेल प्राइज पहली बार ऐसा तमाशा नहीं कर रहा है। हेनरी किसिंजर जैसे आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया था जिसने सारी दुनिया को जंग में झोंक दिया था। बराक ओबामा को दिया गया था जिस समय अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया और यमन में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और हजारों लोगों को मार दिया। यूरोपीय यूनियन को नोबेल प्राइज 2012 में दिया गया था। यह वही यूरोपीय यूनियन है जो मिलजुल कर अफ्रीका और एशिया में लूट मचाती है, जो दुनिया को जंग के किनारे पर ले जाती है। तो नोबेल पीस प्राइज तो वैसे ही कचरा हो चुका था। और एक बात जानिए, ठीक है, ईरान के ऊपर हमला फिलहाल टल गया। फिलहाल मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन दुनिया जंग के एक ऐसे मकाम पर खड़ी है, तबाही के एक ऐसे मकाम पर खड़ी है कि कल क्या हो जाए यह कह पाना बेहद बेहद मुश्किल है। कल मैं पढ़ रहा था, रशिया से एक बयान आया था कि अगर यूक्रेन वार में यूरोप ऐसे ही मदद करता रहेगा तो हम यूरोप के ऊपर न्यूक्लियर बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर इंग्लैंड और जर्मनी के खिलाफ हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्कर आप जानते हैं, यूक्रेन से वार चल रहा है, पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, भले इसकी वजह से उसकी इकॉनमी लगातार तबाह हो रही है। रूस के पास एटम बम है, यूरोप के पास नहीं है, क्योंकि नाटो में शामिल होने के बाद, अमेरिका से समझौता करने के बाद उन्होंने मान लिया था कि अब तो हम सुरक्षित हैं, अब हमारे ऊपर कुछ हमला होगा तो अमेरिका हमको बचाने आएगा। रशिया वही धमकी दे रहा है कि कोई तुमको बचाने नहीं आएगा, ज्यादा यूक्रेन के पक्ष में अगर उछलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम एटॉमिक बम भी गिरा सकते हैं। अगर ऐसा वाकई हुआ तो यह कितना हैबतनाक होगा, कितना खतरनाक होगा, यह सोचना भी बहुत मुश्किल है। उधर ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। ग्रीनलैंड के अंदर सैन्य अभ्यास चल रहा है, मिलिट्री प्रैक्टिस चलने वाली है, जिसमें डेनमार्क और फ्रांस दोनों शामिल होंगे। अब आप सोचिए, नाटो का चीफ है अमेरिका और इस हिसाब से डेनमार्क की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है। और वही अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की बात कर रहा है। इंटरनेशनल जो संस्थाएं बनी थी और इंटरनेशनल जो नियम बने थे वो तो ट्रंप ने पहले ही गड्ढे में डाल दिए हैं। गजा में आप देखिए, सेकेंड राउंड के सीज फायर की बात शुरू हो गई है। किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना है। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरबिया, कतर और बाकी सारे मुल्क मिलकर वो पीस कीपिंग फोर्स वहां पर बनाएंगे, स्टेबलाइजेशन आर्मी वहां पर बनाएंगे जो हमास से हथियार छीनेगी। बहुत बढ़िया है, अरब के खिलाफ लड़ेंगे और इजराइल और अमेरिका साइडलाइन पर बैठकर तालियां बजाएंगे, लूट की तैयारी करेंगे। आप यकीन जानिए कि यह सारा माहौल ऐसा ही बन रहा है कि दुनिया एक दहाने पर बैठी है, ज्वालामुखी के दहाने पर बैठी है। किस दिन कौन एक बंदूक ऐसी छूट जाए, एक बम ऐसा छूट जाए कि सारी दुनिया जंग में चली जाए, यह कहा नहीं जा सकता। और ऐसे टाइम में मचादो जैसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो नोबेल का भी मजाक है, पीस का भी मजाक है और प्राइज का भी मजाक है। जब उसने पैरों में डाल दिया ट्रंप के, तो उसने दरअसल नोबेल पीस कमेटी को उसकी औकात दिखा दी। बाकी हमारे देश की तो बात ही क्या करना है। 120 मिलियन लुटाकर हम चाबहार से बाहर निकल आए और अमेरिका के सामने हम ऐसे झुकते चले जा रहे हैं कि कल कहां तक झुकेंगे ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल दौर है दोस्तों। न्यूज़ पढ़ते हुए, न्यूज़ करते हुए, एनालिसिस करते हुए भी समझ में नहीं आता है बातें किस तरफ जा रही हैं। कल क्या हो जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना सबके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इतना कहता हूं कि जितनी जिंदगी है उसको हंसते गाते गुजारिए, नफरत में ना गुजारिए। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।